तो अभी तक जितना भी डेवलपमेंट हमने किया है वो सारा का सारा डेवलपमेंट हमने डेवलपर कंसोल में किया। ठीक है। जी। और उसमें हमने कई सारी चीजें देखी हैं। उसमें कुछ ऑटो कंप्लीट वगैरह था, इंटेलिजेंस, सब कुछ था। अभी क्या है कि सेल्सफोर्स ने रिसेंटली जो अनाउंस किया है वो ये किया है कि कुछ दिनों के बाद में भी, आई थिंक 3-4 महीने के बाद, इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस क्या है वो मैं बता देता हूँ। जब हम उसमें टाइप करते हैं तो उसमें अपने आप दे देता है ना सजेशन कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये फील्ड है, हम्म। इस क्लास के अंदर ये मेथड है, ऐसा करके। तो हाँ वो जी। सेल्सफोर्स खत्म कर रहा है। अब वो डेवलपर कंसोल में आने वाले 5-6 महीने बाद से डेवलपर कंसोल से हट जाएगा वो, उसमें वो नहीं रहेगा। ठीक है। हम्म। तो वो एक डेवलपर कंसोल रहेगा, मतलब वो एक लिमिटेशन सेल्सफोर्स वहाँ पे ला रहा है। अभी यहाँ पे हम कुछ भी टाइप हम्म। करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ACC की बात करें, ACC डॉट करेंगे और फिर हम कंट्रोल स्पेस दबाते हैं तो हमारे सारे फील्ड उसकी दिखा देता है। हाँ जी। अब ये इंटेलिजेंस सेल्सफोर्स खत्म कर रहा है, इन्होंने इस साल ड्रीम फोर्स में अनाउंस करा है। ठीक है। तो और मोस्टली एक ये भी होता है कि डेवलपर कंसोल जो है ये बेसिकली एक ओल्ड फैशन कह सकते हैं इसको, ओल्ड पुराना तरीका है डेवलप करने का कोड को। हम्म। सेल्सफोर्स अभी जो हमें ज्यादा से ज्यादा फोर्स कह सकते हैं या फिर प्रमोट कर रहा है वो है VS कोड। ठीक है। CLI बेस्ड डेवलपमेंट, सेल्सफोर्स की एक CLI है। हम्म। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है। जी। सेल्सफोर्स की खुद की एक CLI है। सेल्सफोर्स कहता है कि उस CLI का यूज करके आप VS कोड के थ्रू डेवलप करो। VS कोड एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू डेवलप करो। या फिर CLI का यूज करके एक दूसरा सॉफ्टवेयर है इंटेलिजे, उसके थ्रू डेवलप करो। ठीक है। या फिर सेल्सफोर्स ने VS कोड का एक वेब वर्जन बनाया है। ठीक है। अभी क्या है, अभी हमें VS कोड एक्चुअली में डाउनलोड करके अपने ऑर्ग में इंस्टॉल करना पड़ता है। हाँ जी। बट सेल्सफोर्स ने इसको क्या किया है, एक वेब वर्जन बना दिया है कि मतलब आप को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप इसको हमेशा अपने URL से खोल सकते हो और वहां पे अपना पूरा कोड लिख सकते हो, ऐसा सेल्सफोर्स ने बनाया है। ठीक है। जी। बट अभी भी 90% 99% लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करके लोकल में ही लिखते हैं कोड। ठीक है। हम्म। वो इजी है क्योंकि अगर नेट भी नहीं चल रहा है तो आप अपने लोकल में कोड एटलीस्ट लिख सकते हो। उसके बाद डिप्लॉय करना और वो सब बात की बात है। ठीक है। हम्म। तो आज हम वही देखने वाले हैं, जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स हैं CLI बेस्ड डेवलपमेंट के, वो हम आज इंस्टॉल करने वाले हैं, CLI को सेटअप करने वाले हैं। और हम देखेंगे कि हम कितने तरीके से डेवलप कर सकते हैं और कैसे कोई भी एक सिंपल सा कोड लिख के कैसे उसको हम बढ़ा सकते हैं आगे। ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम आज सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे वो है VS कोड। ठीक है। तो अगर गूगल करोगे, गूगल पे जाके VS कोड डाउनलोड सर्च करोगे, तो जो सबसे पहले लिंक आएगा code.visualstudio.com, ये हमारा लिंक है जहां से हमें VS कोड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। जी। तो इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ये यहाँ पे लेके जाएगा डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, ये लिंक हो गया हमारा। और इस पे हर एक सॉफ्टवेयर का जो तीन हमारे मैक होते हैं, मतलब तीन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया और मैक हो गया। ठीक है। जी। अब इसमें भी विंडोज में भी वो कह रहा कि इंस्टॉलर डाउनलोड कर लो या फिर जिप फाइल डाउनलोड कर लो या CLI डाउनलोड कर लो। ठीक है। मोस्टली हम लोग इंस्टॉलर से काम चला लेते हैं विंडोज में जब हम होते हैं। ठीक। तो हम इस पे क्लिक करोगे, अगर विंडोज यूज कर रहे हो तो विंडोज 10 एंड 11 पे क्लिक करोगे, जो भी ये दिया हुआ है तो यहाँ से एक VS कोड डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि इस पे क्लिक किया, ये इस नए पेज पे लेके आया एंड देन ये यहाँ पे बोल रहा है कि इसको डाउनलोड कर लो। ये फाइल है और .exe फाइल होती है। .exe मतलब एक एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड होती है। ठीक है। जी। मेरा मैक है तो मैं इसको कैंसिल करके मैं मैक डाउनलोड करूंगा। मोस्टली डेवलपर्स विंडोज और मैक यूज करते हैं, लिनक्स बहुत कम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो और बहुत ही इजी है इंस्टॉल करना विंडोज और मैक में, इन दोनों को। ठीक। जी। मैक वाला मैं डाउनलोड करता हूँ, अगर साथ में तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो विंडोज का डाउनलोड कर सकते हो या मैक का, जो भी यूज करता हो सिस्टम उसका डाउनलोड कर लो।
जैसे कि ये हो गया मेरा मैक VS कोड, जो भी है ड्रॉ इन यूनिवर्सल। ये एक स्टेबल वर्जन है, इसको मैं सेव करूंगा तो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो ये डाउनलोड हो गया। जी ठीक है, 201 MB का है। मेरे कोड में, मेरे VS कोड में ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है, बट फिर भी मैं दिखाता हूँ यहाँ इसको। ये जो डाउनलोड्स का लिंक है ये दोनों जगह सेम होना चाहिए। विंडोज में भी ऐसा ही डाउनलोड्स का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे भी आएगा गूगल क्रोम में। जी और ये जो इस पे क्लिक करोगे, होवर करोगे, तो ये फोल्डर का आइकॉन आएगा और इस पे क्लिक करोगे तो ये फोल्डर खोल देगा जहाँ पे भी वो एक्चुअली में डाउनलोड हुआ है। ठीक है, जी अभी जैसे कि ये फोल्डर है, यहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है। ठीक, जी इस फोल्डर में डाउनलोड है, यहाँ पे देखोगे तो ये एक जिप फाइल बन के आई है, उसके लिए, हमारा मैक ओएस के लिए। ठीक है, हम्म, और सेम चीज अगर मैं इसको डाउनलोड करके विंडोज के लिए भी दिखाऊं तो ये तुरंत एक exe फाइल डाउनलोड कर देगा उसी लोकेशन पे। ठीक है, 89 MB का है। और अगर मैं फिर से इस पे क्लिक करूं तो ये वहीं पे लेके जाएगा, दिखाएगा कि ये एक exe फाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है, जी बट मेरे केस में इस exe फाइल का कोई यूज नहीं है क्योंकि मेरा मैक है। बट अगर आपका सिस्टम exe मतलब विंडोज है तो इस पर डबल क्लिक करोगे तो वो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, जी उसमें कुछ ऑप्शंस आएंगे, जो भी डिफॉल्ट ऑप्शन आए क्लिक 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 करते जाओ और फिर वो अपने आप इंस्टॉल कर देगा। ठीक, जी अब जो, जैसे कि मैक जो भी यूज करते हैं, जिप फाइल डाउनलोड हुआ है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इस फाइल को अनजिप करेगा और एक VS कोड का आइकॉन बना के दे देगा। ये रहा। जी ठीक है, इसको डिलीट कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है। और जब ये मैक वाले जो भी यूजर्स हैं, जैसे कि ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया, अब यहाँ से हमको ये जो एप्लीकेशंस का फोल्डर है, यहाँ से इस VS कोड को हमें एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर ड्रॉप करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, जी और यहाँ पे जब हम ड्रॉप करेंगे तो क्योंकि मेरे पास पहले से है तो ये मुझसे पूछ रहा है कि एन आइटम विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस लोकेशन, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। तो मैं कहूँगा मूव कर, सॉरी स्टॉप कर दूं क्योंकि मुझे नहीं रिप्लेस करना। तो मेरा VS कोड यहीं पे मुझे मिल जाएगा। ठीक है, जी जब डाउनलोड हो जाएगा तो विंडोज में तो आराम से वो विंडो की रिप्रेस करके वहां पे सर्च करोगे विजुअल स्टूडियो कोड तो वो दिख जाएगा, वहां पे VS हाँ कोड आ जाएगा। ठीक है, हम्म, और मैक ओएस में क्या कर सकते हो, कमांड और स्पेस दबाओ तो यहाँ पे सर्च आ जाएगा और यहाँ पे अपना सर्च कर सकते हो जो भी सॉफ्टवेयर सर्च करना है। तो ये जैसे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड, तो यहाँ पे मेरे पास दो हैं इसलिए मेरे पास दो दिखा रहा है। ये बोल रहा है कि ये एक एप्लीकेशंस फोल्डर के अंदर है और एक सेल्स फोर्स एपेक्स इन हिंदी फोल्डर के अंदर है, तो आप कौन सा यूज करना चाहते हो। ठीक है, हाँ जी तो अभी के लिए मैं ये वाला दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें मुझे कई सारे आगे सेटअप दिखाना है, तो मैं अभी के लिए ये दिखा देता हूँ। तो ये मेरा आ गया यहाँ पे। ठीक है, VS कोड हाँ जी ओपन हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि बड़ा बड़ा दिखे। ठीक, जब VS कोड ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रिसेंट में कुछ नहीं होगा और यहाँ पे कुछ वेलकम करके, हाँ, ऐसी ही स्क्रीन खुलेगी। ठीक है, तो अब उसके बाद VS कोड आपका इंस्टॉल हो गया। अब कुछ चीजें हैं जो हमें इस पे करनी है, आगे चल के सेटअप करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखोगे तो एक एक्सटेंशंस का वो दिखेगा टैब। ठीक है, जी ये एक्सटेंशंस पे जाना है, आपको क्लिक करना है और जो आपको इंस्टॉल करना है वो है सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक। ठीक है, जी इसको सर्च करोगे सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक को, यहाँ पे ये है हमारा सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक। इसके अंदर हमारे पास 9 मतलब 9 VS कोड एक्सटेंशंस पहले से ही हैं इसमें, वो ये सारे के सारे VS कोड एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएंगे। जी मैं इसका लिंक भी दे देता हूँ जिससे कि यही वाला इंस्टॉल हो, कोई दूसरा नहीं इंस्टॉल हो। ठीक है, अब ये इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं, इसका यूज क्या है। इसका इंस्टॉलेशन का यूज ये है क्योंकि इस VS कोड एक्सटेंशन को यूज करके हमें कुछ शॉर्टकट मिल जाएंगे और उन शॉर्टकट का यूज करके हम अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में कनेक्ट कर सकते हैं, हम क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं,
हम LWC क्रिएट कर सकते हैं, हम ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जो भी हम वहाँ पे डेवलपर कंसोल में कर सकते हैं वो हम इस एक्सटेंशन का यूज करके यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपने मशीन में, अपने लोकल मशीन में, और फिर उसके बाद हम डिप्लॉय करेंगे अपने ऑर्ग में। तो अब हमारे पास दो जगह कोड हो जाएगा, एक हमारे मशीन में और एक हमारे ऑर्ग में। ठीक है, जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है जो कि हमें इंस्टॉल करना है। दूसरा जो हमें इंस्टॉल करना है, वो इंस्टॉल करना है उस एक्सटेंशन का नाम है, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो मैं दिखा देता हूँ। हाँ, उस एक्सटेंशन का नाम है Salesforce पैकेज डॉट एक्सएमएल जनरेटर एक्सटेंशन फॉर VS कोड। इसका यूज अभी जो है नहीं करेंगे हम इनिशियली, तो इसलिए इसको सिर्फ इंस्टॉल कर लो, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है। इस पे हम आगे बात करेंगे कि इसका यूज कब आएगा। ठीक, जी ये बेसिकली दो मेन एक्सटेंशन है जो हमें इंस्टॉल करने हैं। इसके साथ साथ हमें एक दो चार एक्सटेंशन और इंस्टॉल करने हैं जो हमें आगे सेल्सफोर्स डेवलप करते हुए काम आएंगे। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है जिसका नाम है सेल्सफोर्स LWC सॉर्ट कीज। ये एक्सटेंशन हमें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम लाइटनिंग वेब कंपोनेंट पे काम करेंगे तब इस एक्सटेंशन की बहुत जरूरत पड़ेगी और इससे बहुत ही इजीली हमारा काम हो जाएगा बिना किसी ज्यादा एफर्ट के। ठीक है, जी तो ये तीन एक्सटेंशन जो हैं, फिलहाल के लिए हमें ये तीन एक्सटेंशन चाहिए। और एक्स्ट्रा एक्सटेंशन जो है हमारे पास, उसमें से एक एक्सटेंशन है, जैसे कि मैंने तो बहुत सारे इंस्टॉल कर रखे हैं बट मैं सिर्फ मेन मेन बताऊंगा जो करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रैकेट पेयर कलराइजर, ये कैसे हेल्पफुल होगा इसको मैं अभी थोड़ी देर में ही बता दूंगा, बट एक ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है। एक एक्सटेंशन है हमारे पास इंडेंट रेनबो, ये भी इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये सारे एक्सटेंशन बहुत ही यूजफुल होते हैं, एज अ डेवलपर आप इनको यूज करोगे तो बहुत ही सही रहता है। और एक हमारे पास है, हाँ, GIT ग्राफ, इसको भी डाउनलोड कर लो। इसका यूज होगा कब, कैसे, कहाँ, वो हम देखेंगे। तो बेसिकली जब आपका VS कोड इंस्टॉल हो गया तो इतने सारे एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करने हैं, मतलब किसी भी एक एक्सटेंशन को ओपन करोगे, फॉर एग्जांपल GIT ग्राफ, तो बाय डिफॉल्ट आपको वो कुछ ऐसे दिखेगा, इंस्टॉल का बटन दिखेगा, हर एक एक्सटेंशन में इंस्टॉल का बटन दिखेगा। ठीक है, हाँ जी तो आपको क्या करना है, आपको उस इंस्टॉल पे क्लिक करना है और वो इंस्टॉल कर देगा। थोड़ा टाइम लग सकता है बट वो जब इंस्टॉल हो जाएगा तो वो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा, डिसेबल और अनइंस्टॉल का। ठीक है, ये है ठीक है सेम चीज आपको सारे एक्सटेंशन के लिए करनी है। फिर वो चाहे आपका इंडेंट रेनबो हो, या फिर आपका जो हमने एक्सटेंशन पैक की बात करी है, या फिर प्रेटियर हो। ठीक है, जी सबसे ज्यादा टाइम जो लेगा वो इंस्टॉल होने में लेगा सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं इसलिए वो सबसे ज्यादा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। ठीक है, जी इतना है। ये हो गया हमारा पहला सॉफ्टवेयर जो हमें इंस्टॉल करना था, जो हमें डाउनलोड करना था, वो था VS कोड। ठीक, जी जो दूसरा हमें डाउनलोड करना है वो है गिट। ठीक है, गिट यूजफुल होगा, आगे हम इस गिट की बात करेंगे। एक गिट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे काम करता है, उसकी क्या कमांड्स हैं, वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे। बट अभी के लिए जो हमें करना है वो करना है, हमें गिट डाउनलोड करना है। तो अगेन फिर से गूगल में जाओगे और सर्च करोगे गिट डाउनलोड, GIT डाउनलोड, इसको गिट बोलते हैं। ठीक है, जी गिट और गिटहब दोनों अलग चीज हैं, तो गिटहब डाउनलोड नहीं करना है, गिट डाउनलोड करना है। ठीक, जी देन डाउनलोड वाला क्लिक, जो भी पहला लिंक आएगा उसको डाउनलोड करोगे और URL होगा git-scm.com/download। ठीक है, जी जैसे कि हमारा VS कोड में आया था ऑप्शन कि आप ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर लो, वैसे ही इसमें आएगा, मैक OS, लिनक्स OS और विंडोज OS। ठीक है, और ये क्या करेगा बाय डिफॉल्ट, ये जो राइट साइड में आपको एक मैक बना हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसा कुछ बना के देगा
जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाएगा और बोलेगा कि डाउनलोड फॉर मैक, डाउनलोड फॉर विंडोज, डाउनलोड फॉर लिनक्स। ठीक है, जी तो जो भी है आपका वो डाउनलोड कर लो। जैसे मेरा तो मैक है तो मैं फिर से मैक के लिए डाउनलोड करता हूँ। तो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो इसने बोला कि आपको अगर मैक में अगर गिट इंस्टॉल करना है तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। विंडोज के लिए बहुत इजी है, वो आपको एक exe फाइल दे देगा, आप वो exe फाइल रन कर दो और वो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, जी बहुत इजी होता है, विंडोज के लिए बहुत इजी होता है। मैक के लिए इन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया। ठीक है, हम्म, डिफिकल्ट क्या किया है, पहले आपको होम ब्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा। होम ब्रू एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम मैक में कई तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि मैक में क्या होता है कि आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल बहुत कम कर सकते हो, आपको होम ब्रू के थ्रू करना पड़ेगा या फिर एक्स कोड के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, जी तो और एक बाइनरी इंस्टॉलर भी है, यहाँ पे इसने दे रखा है बाइनरी इंस्टॉलर, जो इस पे अगर क्लिक करोगे तो ये आपको दे देगा यहाँ से GIT OS X इंस्टॉलर, यहाँ से डाउनलोड करो आप और फिर इंस्टॉल कर सकते हो। तो होम ब्रू की जगह हम यही यूज करेंगे बाइनरी इंस्टॉलर मैक के लिए। तो इसको जब हम डाउनलोड करेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा ये डाउनलोड होने में, कुछ तो इसमें सर्वर का इसलिए डाउनलोड होने में टाइम ले रहा है। तो बेटर है कि होम ब्रू वाले ऑप्शन पे ना जाएं हम लोग, हम इस पे क्लिक करें बाइनरी इंस्टॉलर पे। हम्म, ये हमको इस लिंक पे लेके आएगा, फिर यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करें। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे वो हमारा गिट डाउनलोड करना शुरू कर देगा। जी अब थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें क्योंकि सर्वर में ज़्यादा स्पीड है नहीं जिस सर्वर से डाउनलोड हो रहा है। तब तक हम क्या करते हैं, हम अपने तीसरे सॉफ्टवेयर की ओर चलते हैं जिसको हमें इंस्टॉल करना है, आज सेटअप करना है, वो है सेल्सफोर्स CLI। ये हमारे सॉफ्टवेयर, जो हमारा दो सॉफ्टवेयर है VS कोड और एक सेल्सफोर्स CLI, आज के सेशन के लिए हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी ठीक है, हम्म, VS कोड में ये एक्सटेंशन जो हमने बात की सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जरूरी है इंस्टॉल होना, थोड़ा टाइम लेगा, 5 से 10 मिनट ले सकता है, बट जी ये जरूरी है इंस्टॉल होना। ठीक है, और दूसरा सेल्सफोर्स CLI डाउनलोड करके इंस्टॉल करना जरूरी है। ठीक, जी अब सेम चीज गूगल पे जाओगे, सेल्सफोर्स CLI डाउनलोड सर्च करोगे, जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पे क्लिक कर लोगे और ये आपको डाउनलोड वाले URL पे लेके जाएगा। ठीक है, विंडोज वालों के लिए सिंपल है, आपके जैसे विंडोज है तो आप विंडोज पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हो जी सकता है बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आ जाए विंडोज ही, हम्म, और जो भी है वर्जन आपका या तो 64 होगा या तो 32 होगा। ठीक है, आजकल मोस्टली 64 आते हैं, तो डाउनलोड फॉर 64 कर दोगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो बहुत जल्दी डाउनलोड हो गया। ठीक है, हाँ जी SF64 यही है। और सेम चीज, ये एक exe फाइल होगी, तो बस आपको डबल क्लिक करना है और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जी जो भी इसका क्या बोलते हैं स्टेप्स होंगे, बाय डिफॉल्ट जो स्टेप्स वो बोलता जाए उसको डाउनलोड करते जाना। जी ठीक है, अभी बीच में हमारा GIT भी डाउनलोड हो गया। GIT में भी विंडोज में भी जो ऑप्शन देता जाए वो करते जाने हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो भी ऑप्शन वो देता जाए नेक्स्ट 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 करते जाओ। ठीक है, इसी तरह मैक में जब ये GIT इंस्टॉल हो जाए, डाउनलोड हो जाए, बेसिकली DMG फाइल है ये, इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये फोल्डर खोलेगा, एंड देन ये इंस्टॉलर है, इस पे डबल क्लिक करोगे तब जाके ये बोल रहा है कि मेरे अच्छा ये कह रहा है कि ये मेलवेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यू कैन से ओके। और अच्छा ये डाउनलोड हो नहीं रहा है क्योंकि इसको लगता है कि ये इसमें कुछ वायरस है। ठीक है, हम्म, कोई नहीं, वायरस है दैट्स फाइन, इसको हम क्लोज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिट के लिए हमारा बेटर ऑप्शन होगा होम ब्रू, मैंने इसी से इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम में, और मैं इसी से इंस्टॉल करता हूँ, होम ब्रू से ही करता हूँ। जी क्योंकि किसी और
सॉफ्टवेयर मैक क्या है, मैक का अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर सेंटर है। हम्म, तो मैक बोलता है कि अगर आप कहीं और से डाउनलोड करोगे तो उसमें होगा कि कुछ वायरस हो सकता है और आपका सिस्टम इन्फेक्ट हो सकता है। जी ठीक है, तो इसलिए होम ब्रू एक बढ़िया तरीका है जहां से आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। जी। ठीक है, हम्म, तो वो हुआ। तो हम इस पे होम ब्रू पे जो भी है इंस्टॉल होम ब्रू करेंगे। इसको मैं नए टैब में खोल रहा हूँ, राइट क्लिक, ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो अब जैसे आपका विंडोज है तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, जिसका मैक है सिर्फ वही देख सकता है इसको। ठीक है, अब इसमें दे रखा है इंस्टॉल होम ब्रू। ये एज इट इज जो भी इसमें कमांड लिखी है इसको कॉपी करो। ठीक है, और जी कॉपी करने के बाद क्या करना है, कंट्रोल स्पेस और नॉट कंट्रोल स्पेस, कमांड स्पेस दबाना है और यहाँ पे टाइप करना है टर्मिनल। ठीक है, हम्म, और टर्मिनल ओपन करना है। तो ये टर्मिनल, एक मिनट मैं खोल देता हूँ। टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, ये ऐसा कुछ दिखेगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे दिखे सबको। ठीक है, तो ये टर्मिनल ऐसा रहेगा कुछ और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट कैसे करोगे, या तो कमांड वी दबा दो या राइट क्लिक करके पेस्ट कर दो, चलेगा। ठीक, जी जी और इसको एंटर कर दो। तो ये क्या करेगा, पासवर्ड मांगेगा आपसे अपने लैपटॉप का, आप अपने लैपटॉप का पासवर्ड दे दो। तो मेरे में क्या बोल रहा है कि प्रेस इंटर, तो इंटर कर दोगे प्रेस, तो ये अपने आप इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। ठीक है, हम्म, अब ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल करने में होम ब्रू को। हालांकि मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है, बट मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ जिससे ये ना हो कि जो है बस ऐसे ही बता दिया हवा में। ठीक, अब जैसे यहाँ पे करा कि इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। ठीक है, इसने बोला कि आपका होम ब्रू इंस्टॉल हो चुका है। जी अगर आपको नेक्स्ट स्टेप्स हैं तो आप ये कमांड रन कर दो, ब्रू हेल्प। तो इसको चलाओगे तो अपने आप ये बता देगा कि ठीक है, हाँ मतलब अगर ये कमांड चल गई ब्रू हेल्प वाली और इसमें कुछ ऐसा कुछ आ गया, इसका मतलब आपका होम ब्रू इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ठीक है। ये हो गया होम ब्रू का। एंड नेक्स्ट आपको गिटहब इंस्टॉल करना है, सेम चीज, ब्रू इंस्टॉल जीआईटी जो इसने दिया हुआ है, आप ऐसे करो, कॉपी करो एंड देन राइट क्लिक पेस्ट और इंटर कर दो। तो ये क्या करेगा, जीआईटी को जो भी सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करेगा। एंड देन उसके बाद ये बोलेगा ठीक है डिसेबल, ओके क्या बोला इसने, अपग्रेड किया इसने। मेरे में पहले से इंस्टॉल था तो इसने क्या किया, 2.40 से इसने 2.42 पे अपग्रेड कर दिया बस। ठीक है, जी जब ये इंस्टॉल हो गया है तो आपको क्या करना है, इंस्टॉल होने के बाद जी आई टी हाइफन हाइफन VERSION ये रन करना है कमांड। ये दोनों के लिए है, विंडोज और मैक दोनों के लिए है, आपको ये इंस्टॉल करनी है। जी जी आई टी हाइफन हाइफन वर्जन अगर ऐसा कुछ देता है इसका मतलब आपका जी आई टी इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, जी सिमिलरली जब आपका SFDX इंस्टॉल हो जाएगा, जो सेल्सफोर्स CLI है, सेल्सफोर्स CLI हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया ना, मतलब करना कुछ नहीं है, EXE फाइल है, आप सिंपल सा डाउनलोड करो विंडोज के लिए और उसको इंस्टॉल करो। मैक के लिए .dmg फाइल मिलेगी, उसको डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो, वो कुछ स्टेप्स देगा, आप उन स्टेप्स को करते रहो बस। जी ठीक है, हम्म, तो वो चीज है। अब इस पे जो है क्या कहते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, जब आपका SFDX, बेसिकली CLI को हम SFDX बोलते हैं। ठीक है, जी हाँ, अब उसका नाम हो गया है SF। पहले था उसका नाम था, पहले था SFDX ऐसा कुछ, SFDX। ठीक है, जी मतलब सेल्स फोर्स डेवलपर एक्सपीरियंस। ठीक है, जी ये था जो है हमारा उसका सेल्स फोर्स डेवलपर एक्सपीरियंस। अब इन्होंने क्या किया है, अब सिर्फ SF कर दिया। हम्म, SF का मतलब है कि यूनिफाइड CLI, बाद में हम उसके बारे में बात करेंगे, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, इसलिए अभी सिर्फ सिंपल जानो SF मतलब यूनिफाइड CLI। ठीक, जी
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब आपका इंस्टॉल हो चुका होगा CLI, तो आपको क्या करना है, या तो आप ये कमांड चला सकते हो sfdx हाइफन हाइफन वर्जन। ठीक है, जब ये चलाओगे तो ऐसा कुछ आउटपुट आएगा जो कि बोलेगा ठीक है आपका CLI इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, जी। और अगर CLI आपका इंस्टॉल ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है। या तो आप ऐसा कर सकते हो sf हाइफन हाइफन वर्जन, तो वही वो सेम आउटपुट देगा। मैंने बोला ना, पहले SFDX था, अब SF हो गया। अभी भी SFDX चल रहा है, बट धीरे धीरे आगे डेप्रिकेट हो जाएगा। जी। ठीक, हम्म। तो हम मोस्टली SF कमांड्स पे करेंगे काम। जब ये आपका इंस्टॉल हो चुका होगा सब कुछ, ठीक है, जी। तो क्या करना है, जितने भी विंडोज यूजर्स हैं उनको अपना VS कोड रीस्टार्ट करना है। ठीक है, जी। आपको क्या करना है, फाइल पे जाके या तो आप सीधा सा VS कोड को क्लिक करो और क्विट कर दो VS कोड। ये विंडोज का नहीं है, ये मैक का है। ठीक है, जी। विंडोज में नीचे होता है कहीं, है ना। जी। तो आपको कुछ नहीं करना होता, विंडोज में इधर राइट साइड होता है क्लोज आइकॉन, उससे क्लोज कर दो। और मैक वाले बस यहाँ पे जाके कोड एंड क्विट कर दें। ठीक है, जी। VS कोड आपका हो गया, एंड फिर से आपको VS कोड ओपन करना है। ठीक, जी। तो मैं फिर से VS कोड दिखा देता हूँ, ये हमारा ओपन हो गया। ठीक, हम्म। बाय डिफॉल्ट आपका VS कोड कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें कुछ रिसेंट एंड ऑल कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हम्म। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, जी। अब जैसे कि प्रोजेक्ट क्यों क्रिएट करना है, अब क्या है कि आपके पास एक सेल्सफोर्स की ऑर्ग है। ठीक है, हम्म। जैसे कि ये आपकी ऑर्ग है, ये आपकी सेल्सफोर्स की ऑर्ग है जिसमें हमने लॉग इन कर रखा है। जी। अभी क्या करते थे हम, डेवलपर कंसोल में सीधा जाके यहाँ पे हमने फाइल न्यू और ये सब कर लिया। ठीक, जी। इसको क्रिएट करते थे और यहाँ पे सेव कर देते थे, वो ऑर्ग में सेव हो जाता था। ठीक है, जी। अगर दूसरी कोई ऑर्ग है, जैसे मेरे पास दूसरी ऑर्ग है फॉर एग्जांपल कोपाडो की, हम्म। तो इसमें मैंने लॉगिन किया, अगर मुझे कुछ डेवलप करना है तो मैं यहाँ पे उस पर डेवलप करने लगूंगा लॉगिन करके। ठीक है, अगर ये ऑर्ग चल रही होगी तो उस पर लॉगिन किया एंड देन डेवलप हो गया, डेवलप करना शुरू कर दिया मैंने। अब जब आप इस चीज को यहाँ पे, क्योंकि ये VS कोड के आपके सिस्टम में है, लोकल में है ये। ठीक है, ये लोकल है और ये क्लाउड है, जी। दोनों में डिफरेंस है। हम्म। क्योंकि लोकल में आप जो करोगे वो आपके ऑर्ग में होगा, आपके पास होगा। ठीक है, जी। और जो क्लाउड में करोगे वो सब कोई एक्सेस कर सकता है इस ऑर्ग में। जैसे कि मेरी ये ऑर्ग है, अगर मैं इसमें आपका यूजर बना दूं तो आप मेरी ऑर्ग का कोड एक्सेस कर सकते हो, है ना। हाँ जी। लेकिन जो मेरे सिस्टम में है, जो मेरे लोकल में है, वो सिर्फ मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ। हम्म। ठीक है, तो हम VS कोड में क्या करते हैं, हर एक ऑर्ग के लिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, जी। जिससे कि हमारा कोड अलग अलग रहे, हमें पता रहे कि हमने, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब अभी आप इनवॉइस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जी। तो आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे, आप बोलोगे, आपने को बोला कि इनवॉइस मैनेजमेंट, तो अब उस प्रोजेक्ट में, उस फोल्डर में, आपके प्रोजेक्ट बेसिकली कुछ नहीं है, फोल्डर है। ठीक है, जी। आप उस प्रोजेक्ट के अंदर, उस फोल्डर के अंदर वही कोड रखोगे जो इनवॉइस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो कल को अगर आपसे कोई पूछेगा कि मुझे प्रोजेक्ट दे दो, इनवॉइस मैनेजमेंट का कोड दे दो, तो आप क्या करोगे, उस फोल्डर पे जाके उसको दे दोगे। ठीक है, हाँ जी। इसी तरह कल को अगर आप लीड मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट पे काम करते हो, या फिर कोई एक्सपीरियंस साइट बना रहे हो, या फिर कोई LWC बना रहे हो, या फिर किसी क्लाइंट के लिए किसी ऐसे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो जहाँ पे कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें मतलब कि LWC भी है, ट्रिगर भी है, एपेक्स भी है, वो सारी चीजें हैं। जी। ठीक है, हम्म। अगर उन सब में काम कर रहे हो हम्म। तो वो एक प्रोजेक्ट हो गया ना, वो क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो उस क्लाइंट का एक प्रोजेक्ट हो गया। अगर एक से ज्यादा क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो दो प्रोजेक्ट हो गए। तो अलग अलग हर एक क्लाइंट का कोड अलग होगा, तो वो एक सेपरेट कोड को सेपरेट सिस्टम में या सेपरेट फोल्डर में रखने के लिए हम ये करते हैं। जी। ठीक, हम्म। तो ये हमने कर दिया। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा,
अब प्रोजेक्ट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें वो करना पड़ेगा, कमांड, वो जो हमने अभी इंस्टॉल किया है ना, CLI, जी CLI इंस्टॉल किया है, और दूसरा हमने VS कोड में एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है, सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक। इन दोनों का यूज होगा। तो उसके लिए क्या है, अब इधर राइट नहीं, लेफ्ट साइड में नीचे गियर आइकॉन दिख रहा है गियर आइकॉन। हेलो, हाँ जी, दिख गियर रहा है। आइकॉन दिख रहा है, हाँ। तो इस पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा कमांड पैलेट, ठीक जी है। हाँ जी। और इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको SFDX सर्च करना है, ठीक। हम्म अब जब SFDX सर्च करोगे तो आपको या तो ये 4 कमांड दिखेंगे या तो सिर्फ 3 दिखेंगे, नीचे वाले, ऊपर वाला नहीं दिखेगा, हम्म ठीक है। सिर्फ नीचे वाले 3 कमांड दिखेंगे, जी ठीक। हमें कौन सा सेलेक्ट करना है? हमें सेलेक्ट करना है क्रिएट प्रोजेक्ट विद मैनिफेस्ट, ठीक है। जी ये वाला सेलेक्ट करना है हमें। हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो विंडोज में हो सकता है कि सेलेक्ट करने के बाद आपको 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट तक वेट करना पड़े, ये विंडोज ये वाला ऑप्शन देखने के लिए। मैक में बहुत फास्ट है, विंडोज में कभी कभी स्लो चलता है, जी ठीक है। डिपेंड ऑन, अगर आपका विंडोज थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है तो वो ऐसा कुछ चलेगा, ठीक। आपको इसमें क्या सेलेक्ट करना है? स्टैंडर्ड, ये टेम्पलेट है, आपको स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है। फिर आपसे नाम मांगेगा, तो जैसे कि मैं इसमें कह देता हूँ SFDC हिंदी ऑर्ग, हम्म क्योंकि मैं इसमें हिंदी वाली ऑर्ग को कनेक्ट करने वाला हूँ। तो बेसिकली ये जो आपको यहाँ पे जो नेम देना है, ये एक वैलिड मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि माई प्रोजेक्ट, माई हम्म सेल्सफोर्स प्रोजेक्ट, ऐसा नाम नहीं देना है। यहाँ जी पे एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। मीनिंगफुल नेम इन द सेंस कि आप किस ऑर्ग से कनेक्ट करने जा रहे हो। अगर आपकी पर्सनल ऑर्ग है, हाँ मेन जी। ऑर्ग है जैसे, तो आप इसमें कह सकते हो मेन ऑर्ग, माई जी मेन ऑर्ग, ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। हम्म हम्म सिमिलरली क्या कहते हैं आप, कि अगर प्रोजेक्ट के लिए कनेक्ट कर रहे हो तो आप जैसे इनवॉइस मैनेजमेंट या फिर लीड मैनेजमेंट ऐसा कुछ कर सकते हो। बट मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने लिख दिया माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, माई ABC प्रोजेक्ट, ऐसे नहीं लिखना है। एक मीनिंगफुल होना चाहिए जिससे कि कल को आपको ही देख के समझ में आ जाए कि अच्छा इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, इस फोल्डर के अंदर किस प्रोजेक्ट का कोड होगा, जी ठीक है। वो समझ में आ जाना चाहिए आपको। हम्म तो जब ये नाम दोगे उसके बाद इंटर करोगे, इसमें साफ साफ लिखा है इंटर अ प्रोजेक्ट नेम, प्रेस इंटर टू कंफर्म और escape टू कैंसिल। तो जैसे ही इंटर करोगे है, जी एंड डाउनलोड्स पे जाने के बाद, डाउनलोड्स नहीं, मेरे डेस्कटॉप पे जाना है, एंड डेस्कटॉप पे जाने के बाद माय प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। और मैंने एक फोल्डर बना रखा है SFDX का, इसके अंदर मैं सारे प्रोजेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जी तो मैं यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट कर दूंगा। तो जब प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो वो क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा आपका, एंड देन इस पे क्या कहते हैं, इससे आ जाएगा, इस तरह का एक फोल्डर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जी ठीक है। हाँ जी अब विंडोज में क्या है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मे बी 1 मिनट या 2 मिनट, कभी कभी 5 मिनट भी लग जाता है। किस चीज में टाइम लगेगा? नीचे एक नीली पट्टी दिख रही है ना, हाँ जी यहाँ पे नो डिफॉल्ट ऑर्ग सेट करके एक आता है। तो जी ये एक्चुअली में इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, हम्म ठीक है। नो डिफॉल्ट ऑर्ग सेट में यहाँ पे टाइम लगेगा थोड़ा आने जी में। जब तक ये नहीं आएगा इसका मतलब कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से लोड नहीं हुआ है। जी अब किस चीज से लोड नहीं हुआ है उसका भी एक मतलब रीजन है। ये क्या है, ये एक सेल्सफोर्स का प्रोजेक्ट बना है ये, ठीक है। जी ये जो एक्चुअली में प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है ये सेल्सफोर्स का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर सेल्सफोर्स की कुछ डिपेंडेंसीज लोड होती हैं। किसके थ्रू लोड होती हैं? वो जो हमने CLI इंस्टॉल करा है, जी ठीक है। जो हमने CLI इंस्टॉल करा है, उसके थ्रू सेल्सफोर्स की कुछ डिपेंडेंसीज लोड होती है।
तो जब तक वो डिपेंडेंसी लोड नहीं हो जाती तब तक ये ऑप्शन नहीं आता है, नो डिफॉल्ट ऑर्ग सेट। जी। ठीक। ठीक। अब उसके बाद क्या है कि जब ये आ जाएगा, जब ये डिफॉल्ट ऑर्ग सेट आ गया उसके बाद क्या करोगे आप या तो इस गियर आइकॉन पे फिर से क्लिक करोगे और सेलेक्ट करोगे कमांड पैलेट, या फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। विंडोज में क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट पी। अगर विंडोज में कंट्रोल शिफ्ट पी दबाओगे या फिर मैक ओएस में कमांड शिफ्ट पी दबाओगे तो वो अपने आप कमांड पैलेट खोल देगा ऐसा। जी। ठीक है। हाँ और जी। फिर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब क्या हुआ, हमारा आपका प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है। हम्म, लेट्स से कि आपको क्लास बनानी है एक। तो क्लास बनाते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, SFDX और यहाँ पे सर्च करेंगे क्लास। तो जैसे ही SFDX और क्लास सर्च करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट एपेक्स क्लास। जी। ठीक। हम्म, और इसको सेलेक्ट करोगे तो ये क्लास का नेम मांगेगा। तो लेट्स से कि मैं दे देता हूँ यूजर यूटिलिटी। मैं जस्ट सिंपल सा नाम दे देता हूँ। ठीक है। और इसको इंटर किया, फिर ये कुछ फोल्डर वगैरह मांगेगा, आपको कुछ नहीं करना है, फिर से इंटर कर देना है और आपकी क्लास बन जाएगी। ये देखो क्लास बन गई। हाँ जी। ठीक है। हम्म, आपकी क्लास बन गई। अब यहाँ पे आपको जो भी मेथड लिखना है, कि लेट्स से कि मैं कह दूं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड सेलेक्ट यूजर बाय प्रोफाइल, ऐसे कर दूं। सिंपल सा मैंने एक मेथड बना दिया और जो भी मुझे इसके अंदर कोड लिखना था, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं स्ट्रिंग प्रोफाइल नेम, और मैं यहाँ पे क्वेरी कर लूँ यूजर पे प्रोफाइल नेम के हिसाब से। ठीक है। और अब मुझे क्वेरी बताने की जरूरत नहीं है, आई बिलीव, क्योंकि ये सारा कुछ हम पहले ही कर चुके हैं, हम्म, है ना। जी। क्लियर है ना। हाँ जी। ठीक है, फिर तो बढ़िया है। ओके, ये हमने कर दिया। अब ये क्लास तो बन गई, बट ये क्लास मेरे लोकल सिस्टम में हाँ जी। है ना। हाँ जी। और कहाँ पे है, अगर मुझे देखना है तो मैं इस क्लास पे राइट क्लिक करके, इसमें आ रहा है रिवील इन फाइंडर, और विंडोज में आई थिंक रिवील इन एक्सप्लोरर ऐसे कुछ आता है। जी। ठीक है। तो रिवील इन फाइंडर पे क्लिक करोगे तो ये आपको उस फोल्डर पे लेके जाएगा जहां पे एक्चुअली में वो क्लास है, यहाँ पे इस फोल्डर पे लेके गया और आपकी क्लास ये रही। ठीक। जी। हम्म, बट ये क्लास आपके लोकल में है, सेल्सफोर्स में कैसे जाएगी, और कौन से सेल्सफोर्स में जाएगी। आपके पास 10 सेल्सफोर्स का ऑर्ग हो सकता है, जैसे मेरे पास बहुत है। ठीक है। तो कौन से सेल्सफोर्स के ऑर्ग में आपको ये चीज डिप्लॉय करनी है, हम्म, वो होना चाहिए ना कि कौन से ऑर्ग में डिप्लॉय करनी है ये चीज। हाँ जी। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस प्रोजेक्ट से अपनी सेल्सफोर्स की ऑर्ग को कनेक्ट करना होता है। जी। कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए हमें फिर से कमांड पैलेट ओपन करना है, सेम शॉर्टकट यूज करके कंट्रोल शिफ्ट पी विंडोज के लिए, कमांड शिफ्ट पी मैक के लिए, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे SFDX ORG। ठीक है। या हम्म, फिर ऐसे कर लो ऑथराइज, AUTH टाइप करोगे तो ये 4 ऑप्शन मिलेंगे हमें। ठीक है। जी। अभी के लिए हमें ये वाला सेलेक्ट करना है, ऑथराइज एन ऑर्ग। ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे, डेवहब ऑथराइज नहीं करेंगे। डेवहब क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज एन ऑर्ग पे फोकस करते हैं। ठीक। जी। ऑथराइज एन ऑर्ग सेलेक्ट करेंगे तो ये पूछेगा कि आपका जो ऑर्ग है वो किस तरह का है, प्रोडक्शन है, सैंडबॉक्स है, या फिर आपने कस्टम डोमेन इनेबल कर रखा है। ठीक। हम्म, एज अ डेवलपर जो हमारा पर्सनल ऑर्ग होता है जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं वो होता है डेवलपर ऑर्ग, जो कि इक्विवेलेंट होता है प्रोडक्शन। हाँ जी। ठीक है। हम्म, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, हम या तो प्रोजेक्ट डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लें, इसमें साफ साफ दिया हुआ है login.salesforce.com, इसी यूआरएल पे जाके लॉगिन करते हैं ना हम लोग। हाँ जी। हम्म। या तो इस पे कर लेंगे, या
या तो ये वाला सिलेक्ट कर लो प्रोडक्शन, तो कोई भी कर लो, प्रोजेक्ट डिफॉल्ट कर लो, और इस पे अब ये नाम पूछ रहा है, तो नाम भी आपका वैसा होना चाहिए जो जिस ऑर्ग से आप कनेक्ट कर रहे हो। जैसे कि हमने कह दिया हिंदी ऑर्ग एसएफडीसी, जो भी है यहाँ पे नाम दे दिया उसका, ठीक। जी और फिर से इंटर करोगे तो ये क्या करेगा, आपको एक यूआरएल ले जाके गूगल क्रोम में लॉगिन कर देगा, ठीक है। जी ठीक है भैया। अब जैसे कि ये मेरा यूजर नेम है, आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो मैं इसी से लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा वाला ऑर्ग है, जी इस पे लॉगिन कर देता हूँ, अगर यूजर नेम पासवर्ड सही है तो वो लॉगिन कर देगा, ठीक है। जब लॉगिन करोगे तो ये एक्सेस मांगेगा जी कि ये CLI है बेसिकली, अगर देखोगे तो ये CLI का आइकॉन है। हम्म, तो ये पूछेगा कि एक्सेस द आइडेंटिटी, ये सब एक्सेस है, आप कुछ नहीं करना है, अलाउ पे क्लिक कर देना है। जब अलाउ पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, एक पेज पे लेके जाएगा और बोलेगा कि ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, ठीक है। यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन, यू कैन नाउ क्लोज द ब्राउजर टैब और विंडो, मतलब सक्सेसफुल हो गया, इसको क्लोज कर सकते हो। और VS कोड में आओगे तो थोड़ी देर में नीचे मुझे बताना दिख रहा है ना कि ऑथराइज एन ऑर्ग सक्सेसफुल रैन। जी हाँ, अगर ये सक्सेसफुल रन दिख रहा है इसका मतलब कि आपका ऑर्ग ऑथराइज हो चुका है। और अब अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो नीली पट्टी है, जहां पे पहले ये दिख रहा था कि नो डिफॉल्ट ऑर्ग सेट, अब वहां पे आपके उस प्रोजेक्ट का नाम दिख रहा है, उस ऑर्ग का नाम दिख रहा है जिससे आपने कनेक्ट किया है, हाँ जी। ठीक है। हाँ, हिंदी अब और बेसिक। हाँ हाँ, अब क्या करना है, अगर इस ऑर्ग को आपको अपने सेल्सफोर्स में डिप्लॉय करना है, क्योंकि अभी लोकल में है, अब आपको सेल्सफोर्स में भेजना है इसको, ठीक है। तो आप इस पे राइट क्लिक करोगे और इस पे ऑप्शन है डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑर्ग, इसको सेलेक्ट करोगे तो ये क्या करेगा, एक डिप्लॉय कमांड चला देगा। अब देखो ये सब कुछ जो हो रहा है वो उस एक्सटेंशन की वजह से हो रहा है, नहीं तो हमें कमांड लिखना पड़ता। अभी क्या होता है, एक्सटेंशन अपने आप करता है, हम उसको बोल देते हैं कि ये काम करो और वो कर देता है, जी ठीक है। हम्म, तो अब यहाँ पे अगर देखो, इसने कहा डिप्लॉयड सोर्स, इसने बताया कि हमारी जो क्लास है यूजर यूटिलिटी वो क्रिएट हो चुकी है, जी ठीक है। हम्म, और यहाँ पे देखो कि दो चीजें क्रिएट हुई हैं, स्टेट में दो दो आए हैं, दो टेबल है, ये टेबल है बेसिकली, और इसमें दो रिकॉर्ड्स हैं, जो कह रहा दो क्रिएट हुए हैं, ठीक है। वो दो इसलिए हुए हैं क्योंकि हर एक कंपोनेंट की दो चीजें, दो फाइल बनती है, एक तो जो एक्चुअल फाइल होती है, दूसरा मेटा फाइल। जी तो इसीलिए ये जो मेटा फाइल है, ये फाइल मेटा फाइल होती है, इसके बिना आप डिप्लॉय नहीं कर सकते सेल्सफोर्स में, ठीक। हाँ जी अब अगर इसको देखना है तो कैसे करोगे, ये जो आपका नीली पट्टी में ये जो हिंदी ऑर्ग है, उसके जस्ट लेफ्ट में एक और आइकॉन है, और उसके ऊपर अगर होवर करो तो वो बोलता है ओपन ऑर्ग, इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, ऑर्ग को ओपन कर देगा। आपसे यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगेगा, क्योंकि उसने अब अपने पास रख लिया है, यूजर नेम पासवर्ड नहीं रखा है, एक सेशन आईडी करके होता है कॉन्सेप्ट, वो रख लिया है, जी ठीक है। अब क्लास देखनी है तो राइट सेटअप पे जाओ, सॉरी गियर पे क्लिक करो, सेटअप पे जाओ, और सर्च में यहाँ पे करो एपेक्स क्लास, और यहाँ पे एपेक्स क्लासेस सेलेक्ट कर लो, एंड देन यूजर यूटिलिटी थी, इसका मतलब लेटर यू से आएगा, तो जो ऊपर लेटर लिखे हुए हैं यहाँ पे यू सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे हमारी क्लास मिल गई, जो कि अभी हमने आज क्रिएट करी है, 28 तारीख है आज, जी 10:44 सुबह हमने क्रिएट करी है। और इसको क्लिक करोगे तो वो पूरा कोड, वही कोड दिख जाएगा जो हमने वहां लिखा है, हाँ जी ठीक है। हम्म, एक चीज और, अगर मैं यहाँ पे लेट से कि मैं यहाँ पे कर दूं प्रोफाइल नेम 1, ठीक है। अब क्या लगता है, इसको अगर मैं डिप्लॉय करूं तो ये चलेगा? नहीं, और क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि
आपने जो स्ट्रिंग वैल्यू मांगी वो प्रोफाइल नेम से मांगी, और जो उसे आइटरेट किया प्रोफाइल नेम 1 से किया है, तो एरर शो करेगा। हम्म एरर है ना भैया इसमें? हम्म एग्जैक्टली exactly. तो अब जैसे यहाँ पे इसने एरर नहीं बताया, डेवलपर कंसोल में क्या होता है, वो नीचे एक प्रॉब्लम सेक्शन में एरर बता देता जी। है ना, बट यहाँ पे नहीं बताता। हम्म। अब अगर लेट से कि तुमने लिख दिया कहीं से गलती से, डेवलपर है, गलती होगी, सबसे होगी, मुझसे भी होती है, तुमसे भी होगी, सबसे होगी, है ना। जी। तो लेट से कि हमने देखा, ध्यान नहीं दिया और राइट क्लिक कर दिया और डिप्लॉय कर दिया। तो जब इसको डिप्लॉय करेंगे ना तो इस बारी एरर देगा। देखो यहाँ पे फेल्ड बोल रहा है ये, हम्म। फेल्ड टू रन, है ना। हाँ जी। और यहाँ पे अगर देखोगे तो डिप्लॉय एरर्स दिखा रहा है, और इसने बोला कि कौन सी क्लास में एरर है। इसने बोला कि एक फोल्डर है फोर्स ऐप का, जो कि ये रहा, ठीक है। हम्म। उसके अंदर एक मेन फोल्डर है जो कि ये रहा। हम्म। फिर उसके अंदर एक डिफॉल्ट फोल्डर है, वो ये रहा। फिर क्लासेस, ये रहा। हम्म। उस क्लास के अंदर एक फाइल है यूटिलिटी, यूजर यूटिलिटी डॉट क्लास। और इसने कहा वेरिएबल सॉरी, वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, प्रोफाइल नेम 1 लाइन नंबर 7 कॉलम नंबर 80। ठीक है। हम्म। तो ये जो बेसिकली है एरर ऐसे पढ़ी जाएगी, हम्म। लाइन नंबर 7 कॉलम नंबर 80। अब एक से ज्यादा एरर्स भी हो सकती हैं उसमें। हम्म। तो जो सबसे, जैसे कि कभी कभी क्या होगा ना कि एक क्लास में डिप्लॉय करते समय एक से ज्यादा एरर आएगी। जी। तो जब एक से ज्यादा एरर आएगी तो स्टार्ट करो टॉप वाले से। हम्म। टॉप वाली एरर को पहले सॉल्व करो, और देन उसके बाद नीचे नीचे सॉल्व कर दो। हो सकता है कि जो नीचे की एरर आई हैं वो टॉप वाली एरर की वजह से आई हैं। जी। ठीक है। हाँ जी। तो और ये ये चीज है। रेड हाँ, लाइन से भी शो कर रहा है भैया? और वो रेड लाइन से भी बता देता है, हाँ जी। और यहाँ पे भी बता देगा कि इस क्लास के अंदर एरर है। हम्म। ठीक है, तो कई सारी चीजें हैं वो बता देगा। और इसको चेंज करके अब जैसे ही इसको डिप्लॉय करोगे तो शायद इसका एरर हट जाए, रेड लाइन वाला हट गया, देखो इस इधर से भी हट गया, सब कुछ सही हो गया अब, जी। है ना। तो ये बेसिकली एक बेसिक है। अब अगर ट्रिगर बनाना, क्योंकि अभी तक हमने एपेक्स क्लास और ट्रिगर पे ही काम किया है ना। जी। और बैच क्लास देखो सिंपल सा है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिगर पे। तो सेम चीज, कमांड पैलेट पे जाओ, SFDX ट्रिगर टाइप करो, क्योंकि ट्रिगर बनाना है। हम्म। तो आगे आपका एपेक्स क्रिएट ट्रिगर। जी। और अभी तक हमने एसेट ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर नहीं बनाया, ठीक है। हम्म। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका नाम, एसेट ट्रिगर। ठीक है, उसका नाम दे दिया, इंटर किया, फिर से इंटर किया और ट्रिगर बन गया। जी। अब जब ट्रिगर बनाओगे, जब VS कोड में बना, सॉरी, जब डेवलपर कंसोल में बनाते हो, तो यहाँ पे वो उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख के दे देता है कि किस ऑब्जेक्ट में आपने बनाया है। हाँ जी। यहाँ पे वो एस ऑब्जेक्ट लिखता है, आपको बताना पड़ेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट में आप ट्रिगर लिखना चाह रहे हो। तो अब हम्म। जैसे कि हमारा है एसेट, API नेम लिखनी होगी। एक ऑब्जेक्ट होता है एसेट, और एसेट देख लेते हैं होता है कि नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन है थोड़ा सा, वैसे होता है। ये रहा, जी। एसेट होता है इसका एक एपीआई, इसका API नेम भी एसेट होता है, ठीक है। जी। तो हमने एसेट पे क्रिएट कर दिया। और कौन से इवेंट है, सेम, बाकी तो सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। जी। और राइट क्लिक करो, इसको डिप्लॉय कर दो, तो ये डिप्लॉय हो जाएगा। बाकी कॉन्सेप्ट वही है, क्लास बनाओ, यहाँ से कॉल करो, दूसरी क्लास बनाओ, मतलब है डिस्पैचर बनाओ, डिस्पैचर से हैंडलर, हैंडलर से हेल्पर, हेल्पर से दूसरा हेल्पर, तीसरा हेल्पर, ऐसे। जी। ठीक है, हम्म। ये हो गया। अब हम बात करते हैं जो हमारी एसिंक्रोनस एपेक्स थी, जैसे बैच क्लास हो गई या फिर क्यूएबल क्लास हो गई, फ्यूचर हम्म। तो मेथड है हाँ ना। जी। हाँ। तो अगर बैच क्लास बनानी है तो लेट्स से कि हम एक एसेट में ही एक बैच क्लास बनाते हैं। तो सेम चीज, Ctrl+Shift+P। और यहाँ पे अब क्योंकि वो क्लास है तो हम क्लास क्रिएट करेंगे। अब एक चीज और देखोगे यहाँ पे, तो जब Ctrl+Shift+P दबाओगे ना, जी। तो जो तुमने रिसेंटली यूज किए होंगे कमांड, वो ऊपर दिखने लगेंगे। जी। जैसे हमने एपेक्स ट्रिगर वाला यूज किया था, उससे पहले ऑथराइज एंड ऑर्ग वाला यूज किया, उससे हम्म। पहले हमने क्लास क्रिएट करने के लिए यूज किया, उससे पहले हमने यूज किया प्रोजेक्ट विद मैनिफेस्ट, हाँ जी। है ना। अभी हमें क्या करना है, क्लास क्रिएट करनी है। तो हम ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। क्लास का नाम क्या है, एसेट बैच क्लास, ठीक है।
जी। इंटर किया, फिर से इंटर किया। अभी ये क्या, अभी ये नॉर्मल क्लास हाँ जी। है ना। अब बैच क्लास बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? इम्प्लीमेंट डॉट बैच, वो कॉन्टेक्स्ट डॉट बैचेबल, वो डाटाबेस डॉट बैचेबल। डेटाबेस डॉट बैचेबल हमें इम्प्लीमेंट्स करना पड़ता है ना, तो हम जी। इम्प्लीमेंट्स करेंगे। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं आएगा कुछ, जी। यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटाबेस डॉट बैचेबल। कभी कभी आ जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जी। डेटाबेस डॉट बैचेबल, और यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है जी। ना। अब अगर ये बैचेबल है, इंटरफेस इंप्लीमेंट किया है, तो हमें क्या करना पड़ता है? मेथड कौन से? स्टार्ट, एग्जीक्यूट और फिनिश। स्टार्ट, एग्जीक्यूट एंड फिनिश। तो हमें वो मेथड यहाँ पे करने पड़ेंगे। चलो लिख देते हैं पब्लिक और स्टार्ट, नहीं नहीं, पब्लिक डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर, यही होता है ना। हाँ जी। डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर स्टार्ट किया, एंड देन यहाँ पे डेटाबेस डॉट बैचेबल कंटेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट। कभी कभी यहाँ पे ऑप्शन देगा, सजेशन कभी कभी देता है, मुझे नहीं पता कब किस केस में देता है, बट कभी कभी देता है, ठीक है। रिटर्न डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर। अब यहाँ पे कोड लिखने से क्या होगा कि एक बेसिकली तुमको वो हो जाएगा, आदत हो जाएगी, तुम्हें पता होगा कि कहाँ क्या लिखना है, एरर्स जो होती है ना वो कम हो जाएंगे, जी। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्वेरी लिख दी, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है हाँ जी। कि है, नहीं भैया। ठीक है। पब्लिक वॉइड एग्जीक्यूट, और इसके अंदर डाल दिया डेटाबेस डॉट बैचेबल कंटेक्स्ट होता है एक बीसी, जी। ठीक है, और एक होता है लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट, एस ऑब्जेक्ट। और किस इस जिस भी एस ऑब्जेक्ट में हम क्वेरी कर रहे हैं तो वो हो जाएगा एसेट, ऐसे। ठीक है। जी। यही होता है ना। हाँ जी। और एक जो है क्या कहते हैं, हमारा होता है फिनिश। फिनिश मेथड, उसका सिंटैक्स क्या होता है? पब्लिक वर्ड फिनिश। हाँ, पब्लिक वाइड फिनिश। और मतलब वही डाटाबेस डॉट बैचेबल कंटेक्स्ट। डेटाबेस डॉट वेचेबल कंटेंट, ठीक है, ये हो गया। तो पब्लिक वाइड फिनिश, एंड इसके अंदर होगा डेटाबेस डॉट वेचेबल कंटेक्स्ट, ठीक है। जी। हम्म, ये चीज है। अब इसको हम राइट क्लिक करके इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। कुछ इशू होगा तो खुद ही बता देगा वो, जी। ठीक है। डिप्लॉय होगा सक्सेसफुली बिना किसी प्रॉब्लम के, चल गया हमारा। सेम शेड्यूलेबल के साथ है, सेम आपका क्या बोलते हैं उसको, क्यूएबल। क्यूएबल के साथ है, वो ऐसे ही चलता रहता है, जी। ठीक है। तो वो चीज है, ये हो गया हमारा जो है नॉर्मल, जो कि आप वीएस कोड में कैसे काम करोगे। हमने दो सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज कर लिया, एक सीएलआई और दूसरा वीएस कोड। जो तीसरा हमारा जीआईटी वाला था वो हमने नहीं देखा, अभी हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है। जी। तो यहाँ तक जो भी हमने किया है उसमें कोई डाउट अभी तक? नहीं भैया। कोई डाउट नहीं है, नहीं। ठीक है। तो अभी जो आगे के डेवलपमेंट करोगे तो वो ट्राई करो, ट्राई क्या मतलब, वीएस कोड से ही करो। जी। इससे क्या होगा कि प्रैक्टिस होगी कि क्योंकि जब जब भी किसी भी कंपनी में काम जैसे किसी कंपनी में काम करोगे, किसी प्रोजेक्ट में काम करोगे, तो वो इसी में काम करेगा, हम्म। ठीक है। वो बोलेगा कि आपको वीएस कोड में काम करना है, वो डेवलपर कंसोल में करने नहीं देंगे आपको, ठीक है। हम्म। वो कंपनीज की पॉलिसीज होती हैं कुछ। जी। तो उन सब पे जो है वीएस कोड से स्टार्ट करो काम करना, जो भी है। विंडोज मशीन है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ही वैसे होगा ये, मतलब प्रॉब्लम क्या, थोड़ा सा लेट लतीफ है वीएस कोड जब विंडोज में चलता है तो, स्पेशली जब एक्सटेंशन के साथ चलाते हैं तो, जी। ठीक। एनी क्वेश्चंस? नहीं भैया।
ठीक है फिर। टेस्ट क्लास का बता दीजिए भैया। हाँ, टेस्ट क्लास का सिमिलर है ना वही? हाँ, जैसे इसकी टेस्ट क्लास बनानी है हम्म, अकाउंट बैच क्लास की, तो सेम ऊपर है। चीज कमांड पैलेट में जाओ। जब टेस्ट क्लास डेवलपर कंसोल में बनाते हो तो क्या बनाते हो? हम्म, उसको डिफाइन करते हैं कि टेस्ट क्लास है, उसके टॉप पे @ टेस्ट क्लास इज टेस्ट लिख के। पहले कैसे करते हो? पहले क्लास बनाते हैं भैया। पहले क्लास बनाते हो, तो लेट्स क्रिएट अ क्लास। इसका नाम दिया अकाउंट एसेट बैच क्लास टेस्ट, है ना? जी। जी। और क्लास बन गई। जी। अब इसको हमें क्लास बनानी तो कैसे करेंगे? @is टेस्ट, जी। टेस्ट क्लास बन गई। हम्म, ठीक। इसके अंदर सेटअप मेथड बनाना है तो @टेस्ट सेटअप। जी। ठीक है। हम्म, और इसके अंदर वही पब्लिक या प्राइवेट जो भी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड सेटअप डेटा, जी। और यहाँ पे जो भी इंसर्ट करना है कर दो। ठीक है। जी। ठीक ठीक है। और सेम इसको डिप्लॉय कर दो। कोई भी मतलब वो नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा, बहुत ही कॉन्सेप्ट सेम है। हाँ ठीक जी। है। बट अभी देखो एरर आ रहा है। पब्लिक स्टैटिक, अच्छा पब्लिक होगा। जी। ठीक। इसने दे दिया कि अनएक्सपेक्टेड टोकन स्टैटिक, लाइन नंबर 5 कॉलम नंबर 11, जी। यहाँ पे दे दिया इसने। तो पब्लिक में पब्लिक लिखा हुआ था यहाँ पे, ऐसा कुछ था, जी। तो ये पब्लिक होना चाहिए। इसको डिप्लॉय कर दिया। अब कुछ चीजें हैं जैसे कि हम यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, परमिशन सेट क्रिएट नहीं कर सकते, टैब क्रिएट नहीं कर सकते, जी। क्योंकि अगर हमें ऑब्जेक्ट्स, फील्ड्स, परमिशन सेट, टैब ये सब क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें एक्सएमएल की बहुत हाई लेवल नॉलेज चाहिए। ठीक है। हम्म, जो कि मुझे भी नहीं आता। मतलब एक्सएमएल मुझे आती है बट इतनी ज्यादा नहीं आती कि मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सेल्सफोर्स में डिप्लॉय कर दूं। जी। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा? गूगल वगैरह करना पड़ेगा। जैसे कि अब मुझे मालूम है कि मुझे क्या गूगल करना है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट मेटा एक्सएमएल सेल्सफोर्स। मैं ऐसे सर्च करूंगा तो यहाँ पे ऐसा कुछ दे देगा वो, सैम्पल पैकेज डॉट एक्सएमएल। और मुझे पता है मुझे क्या चीज चाहिए तो वो मैं ले लूंगा। ठीक है। हम्म, जैसे कि अब इसमें से कुछ भी नहीं है, मुझे क्लियरली पता है मुझे चाहिए क्या, तो मैं इजीली जाके उठा के ले लूंगा। ठीक है। ना ना ना, जैसे कि ऑब्जेक्ट मेटा डेटा, या तो मैं ऐसे कर दूं क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्रिएट ऑब्जेक्ट यूजिंग एक्सएमएल मेटा डेटा, और यहाँ पे ये दे देगा। ये लिंक मुझे मिल गई और मैं इसको, अच्छा इसमें कुछ नहीं है, देखते ही पता चल गया कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। तो ट्रेलेटबा का भी खोल लेंगे। बेसिकली क्या है कि मुझे पता होता है कि मैं कौन सी चीज़ मुझे चाहिए होती है, कब चाहिए होती है, वो मैं ले लूंगा। ठीक है। और जी। मैं फिर उसको जाके वहां पे डालूंगा और चला लूंगा। हम्म, ये चीजें एक्सपीरियंस कुछ नहीं है कि आपको, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब कि आप को नहीं आता, दैट वो उसका वो मतलब नहीं है। एक्सपीरियंस के साथ आएगा ये चीज। जब आप किसी एक बड़े प्रोजेक्ट में काम करोगे या धीरे धीरे काम करोगे तो एक्सपीरियंस के साथ आती रहेगी। ठीक है। जी। मैं एक चीज बता सकता हूँ, जैसे कि अब लेट से कि आपका प्रोजेक्ट है, आपने काम नहीं किया हुआ है। ठीक है। आपकी कोई क्लास है, फॉर एग्जांपल इस ऑर्ग में बहुत सारी क्लासेस हैं, अगर मैं यहाँ पे जाऊं जिसमें कि इनवॉइस मैनेजमेंट के ट्रिगर्स हैं, उनकी हेल्पर क्लासेस हैं, उनके ईमेल टेम्पलेट्स हैं और अप्रूवल प्रोसेस हैं, है जी। ना? जी। इतनी सारी क्लासेस हैं। हम्म, अब जब आप नया नया स्टार्ट करोगे किसी प्रोजेक्ट में, हम्म, तो आपके वीएस कोड में, क्योंकि आपने वीएस कोड प्रोजेक्ट बनाया है, यहाँ पे तो आपको मिलेगा नहीं वो कोड जो ऑर्ग में जी। है ना? वो हाँ डेफिनेटली है ना, नहीं मिलेगा। हाँ जी। अब लेट से किसी ने कह दिया कि आपको इस बैच क्लास में चेंज करना है, कॉन्टैक्ट बैच क्लास में, जी। तो आप कैसे करोगे? आप, अब उसने कह दिया कि आपको इस बैच क्लास में चेंज करना है,
और आपको डेवलपर कंसोल यूज नहीं करना है, तो आप कैसे करोगे? आपके पास क्या ऑप्शन है? आप मतलब किस तरह से करोगे इस क्लास में चेंज? कोई ऑप्शन मतलब कुछ आप सोच सकते हो कि किस तरह से आप करोगे इस चीज को? क्या अप्रोच होगी? VS कोड में इसको, मतलब उसमें गेट कर लेंगे इसको। और कैसे? अच्छा, मतलब VS कोड में गेट कर लेंगे कैसे? वो जो org है उसकी पूरी क्लासेस दिखाता है ना। जो ऑर्ग है उसकी पूरी क्लास दिखाता है कैसे? उसकी क्लासेस में जाके भैया। हाँ, कहाँ जाऊँ? ठीक है, बताओ किधर जाना है। लेकिन ये तो नया फोल्डर बनाया जो। ठीक है, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। जब हमारे पास ये नया प्रोजेक्ट है और हमने ऑर्ग कनेक्ट कर ली, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमें कौन सी ऑर्ग का डेटा चाहिए। हमने ऑर्ग कनेक्ट कर ली। अब हमें ऑर्ग का डेटा, अभी हमने क्या किया था, राइट क्लिक करके डिस्को डिप्लॉय करते थे, जी। ठीक है। हम्म। अब हम अब हमें रिट्रीव करना है। हमें क्या करना है? अभी हमने क्या किया, यहाँ से पुश किया। अगर इसको एक हिसाब से देखें तो हमारे लोकल सिस्टम में था, हमने लोकल से सेल्सफोर्स में पुश किया है, जी। ठीक है। अब अगर हमें सेल्सफोर्स से लोकल में चाहिए तो हम क्या करेंगे? पुल करेंगे, हम्म। ठीक। अब पुल करने के लिए क्या है हमारे पास ऑप्शन? अगर याद हो तो हमने प्रोजेक्ट जब बनाया था तो हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था, क्रिएट प्रोजेक्ट विद मैनिफेस्ट। हाँ जी। हमने क्रिएट प्रोजेक्ट विद मैनिफेस्ट सेलेक्ट किया था, ना कि क्रिएट प्रोजेक्ट। जी। दोनों के केस में प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, पर दोनों के केस में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा। वो ये है कि जब हम क्रिएट प्रोजेक्ट विद मैनिफेस्ट करते हैं तो हमारे पास एक फोल्डर बनता है मैनिफेस्ट का, एक और फोल्डर बनता है मैनिफेस्ट का, हम्म। ठीक है। जी। और इस फोल्डर में एक फाइल बनता है package.xml। और अगर इसको खोलोगे तो इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ कंपोनेंट अपने आप लिखे होते हैं। अभी इस पे, इसके स्ट्रक्चर पे मत जाओ, बट इस पे कुछ कंपोनेंट लिखे होते हैं, जैसे कि एपेक्स क्लास, एपेक्स कंपोनेंट, एपेक्स पेज, टेस्ट सूट, एपेक्स ट्रिगर, लाइटनिंग ऑरा, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, स्टैटिक रिसोर्स। और आपको अगर कस्टम ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसको आप कर सकते हो। आपको कस्टम फील्ड चाहिए तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो होता है package.xml होता है, ये एक्चुअली में आपको हेल्प करता है कि अगर आप एक साथ कई सारी चीजों को रिट्रीव और डिप्लॉय करना चाहते हो तो। जैसे अभी क्या था कि हम जब टेस्ट क्लास कर रहे थे तो हम अकेले इसी टेस्ट क्लास को डिप्लॉय कर रहे थे, है ना। जी। क्या है अगर मैं इन चारों क्लासेस को एक साथ डिप्लॉय करना चाहूँ तो कैसे होगा? वो सारी चीजें हम package.xml में लिखते हैं। यहाँ पे हमने देखा कई सारी चीजें लिख रखी है, बहुत सारा है, ठीक है। हम्म। अभी हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट से कि आपको ये क्लास चाहिए, कॉन्टैक्ट बैच क्लास, ठीक। जी। आप इस क्लास का नाम लो, package.xml में जाओ और देखो कि आपके पास एपेक्स क्लास वाला कंपोनेंट कहाँ पे है। सबसे ऊपर है यहाँ पे, ठीक। और इसके अंदर मेंबर्स में क्या लिखा है? अभी यहाँ पे एस्ट्रिक लिखा हुआ है, स्टार बना हुआ है ना। जी। स्टार का मतलब होता है सब कुछ। हम्म। मतलब अगर अभी मैं राइट क्लिक करूं यहाँ पे और कह दूं रिट्रीव सोर्स इन मैनिफेस्ट फ्रॉम ऑर्ग, अगर मैं रिट्रीव कर दूं तो वो सारी की सारी क्लासेस रिट्रीव करके यहाँ पे डाल देगा। जी। और अगर मुझे कोई स्पेसिफिक ऑर्ग चाहिए, ऑर्ग नहीं, स्पेसिफिक क्लास चाहिए, तो मुझे एस्ट्रिक की जगह उस क्लास का नाम मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। जी भैया। अब अगर मुझे एक से ज्यादा चाहिए तो मुझे एक से ज्यादा क्लास का नाम मेंशन करना पड़ेगा। कैसे? अब ये मेंबर्स है, मेंबर्स में मैं यहाँ पे डाल दूं जो भी है, जैसे कि अकाउंट बैच क्लास, ए क्लास। ये तीन क्लासेस हो गई जो मुझे चाहिए।
बाकी जी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा, सेम कॉन्सेप्ट एज HTML वाला, जी मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, जी ये मैंने कर दिया कमेंट, सेव कर दिया। अब इसको राइट क्लिक करके अगर रिट्रीव करेंगे, ये वाला ऑप्शन है रिट्रीव का, और ये ऑप्शन है डिप्लॉय का। जी अगर मैं डिप्लॉय करूंगा तो वो ये सारी क्लासेस को डिप्लॉय करने की कोशिश करेगा, जी और अगर मैं रिट्रीव करूंगा तो वो ये सारी क्लासेस को रिट्रीव करके मेरे इस क्लासेस फोल्डर के अंदर डाल देगा, जैसे कि अब दिख रही है मुझे कई सारी क्लासेस। जी। ठीक है, हाँ जी। अब अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, टाइप्स बनाएंगे सबसे पहले, ओपनिंग एंड क्लोज, ये XML है। ठीक है, जी ये XML है, टाइप्स बनाएंगे उसके अंदर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक मेंबर्स ले लिया और एक नेम ले लिया। ठीक है, नेम जो होता है यहाँ पे हम बताते हैं कि हमें किस तरह का मेटा डेटा चाहिए, जैसे कि कस्टम ऑब्जेक्ट, अपेक्स क्लास, अपेक्स ट्रिगर, परमिशन सेट, परमिशन सेट, हाँ परमिशन सेट, और या फिर ग्रुप या फिर फ्लो। ठीक है, जी कस्टम फील्ड, जी हमें क्या चाहिए, कस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें कस्टम ऑब्जेक्ट चाहिए, ये ले लिया हमने। अब फिर हमें कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, इनवॉइस, हमें पता है एक ऑब्जेक्ट है इनवॉइस अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। जी। इनवॉइस का API नेम यही है ना। हाँ जी। तो इस पे राइट क्लिक करो और रिट्रीव कर लो, तो क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट्स वाला फोल्डर है इसके अंदर डालेगा। अभी इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ नहीं दिखा रहा, अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर, अच्छा ऐसा क्यों, अम, नहीं है नहीं है नहीं है, इस ऑब्जेक्ट से इनवॉइस नहीं है। भैया SS इनवॉइसेस। अच्छा, इनवॉइसेस है। हाँ जी। हाँ, इसीलिए इसने बोला ना कि एंटिटी ऑफ इतना कैन नॉट बी फाउंड, तो इसको रिट्रीव, अब रिट्रीव करेंगे तो वो दे देगा। ठीक है, ये देखो इतना कुछ आ गया। अब ऑब्जेक्ट रिट्रीव करोगे तो फील्ड भी देगा उसके साथ। अब ये देखो इनवॉइसेस आया। ठीक जी है, इसके अंदर फील्ड्स भी आए, ये जो फील्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक, जी इसके अंदर लिस्ट व्यू भी आया, जी इसके अंदर वैलिडेशन रूल भी आया जो बनाया हुआ है। जी ठीक, तो ये सारा कुछ यहाँ से रिट्रीव हो जाता है। अब मुझे अगर डिप्लॉय करना हो ये सारी चीजें एक साथ, तो मैं राइट क्लिक करूंगा और डिप्लॉय कर दूंगा, तो एक साथ डिप्लॉय हो जाएगा। तो बेसिकली आपको जब भी ऑर्ग में एग्जिस्टिंग मेटा डेटा पुल करना है ऑर्ग से, तो package.xml का यूज करके करोगे, और अगर पुश करना है तो package.xml का यूज कर सकते हो, या फिर इंडिविजुअल भी पुश कर सकते हो। ठीक है, जी पुल करने के लिए एक दूसरा ऑप्शन होता है, वो होता है ऑर्ग ब्राउजर। अब ये क्या बला है, कौन सा राक्षस है, उसके लिए अगर इधर लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये जो टेस्टिंग वाला वो बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, जो भी है। टेस्टिंग ही लिख रहा है भैया। ठीक है, नहीं लिखा तो टेस्टिंग है, वो आइकॉन कुछ होता है, इसको बोलते हैं जी परख नली या पता नहीं कुछ तो बोलते हैं। ठीक है, जी। इस पे उसके नीचे है ऑर्ग ब्राउजर। हम्म, ये जो क्लाउड है वो ऑर्ग ब्राउजर है, इस पे क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, आपके ऑर्ग का पूरा मेटा डेटा यहाँ दिखा देगा, जी हर एक मेटा डेटा दिखा देगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ईमेल टेम्पलेट बने हुए हैं, तो मैं यहाँ पे नीचे अगर ई से आऊं तो मुझे ईमेल टेम्पलेट यहाँ कहीं दिखना चाहिए, किधर है, ये रहा। ठीक है, जी अब अगर मैं इस पे, ये जो एरो है इस पे क्लिक करूं तो ये क्या करेगा, उस ऑर्ग के ईमेल टेम्पलेट के फोल्डर्स दिखाएगा, ये जी फोल्डर है। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी फोल्डर पे जाऊं तो उसके अंदर मुझे ईमेल टेम्पलेट दिखा देगा। जी ठीक, अब लेट्स से कि मुझे इस फोल्डर के सारे ईमेल टेम्पलेट डाउनलोड करने हैं, जी या फिर कोई एक, तो इस पे जाओ और जो भी डाउनलोड करना है, इनवॉइस वाला आई थिंक इसमें होगा, इनवॉइस वाला करते हैं, इस फोल्डर के अंदर है। अब जैसे कि इतने सारे हैं, अब ये वाला डाउनलोड करना है तो क्या करोगे, ये जो डाउनलोड का दिख रहा है ना, डाउन एरो, जी इस पे क्लिक करोगे तो क्या करेगा, डाउनलोड कर देगा आपके लोकल में। और अगर इस पूरे फोल्डर पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो हम्म, पूरे के पूरे ईमेल टेम्पलेट डाउनलोड कर देगा। ठीक है, जी तो बेसिकली हो क्या रहा है,
कि यहाँ से अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ ये जो पैकेज एक्सएमएल है यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार मुझे नहीं पता, मुझे क्लास निकालनी है तो उसका नेम क्या होगा, क्योंकि ये नेम जो होता है वो वैलिड होना चाहिए, सेल्सफोर्स को पता होना चाहिए कि कौन से नेम की बात कर रहे हो, जी नहीं तो वो नहीं करने देगा। ऑर्ग ब्राउजर क्या करता है, वो आपको कहता है कि कोई बात नहीं, आप इससे कर लो, मैं सब कुछ कर दूंगा, मुझे ट्रिगर चाहिए, मैं डाउनलोड कर लूँ सारे के सारे। ठीक है, ये कह रहा आर यू श्योर यू वांट टू ओवरराइट ऐसे ट्रिगर ओवरराइट। ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, लो ट्रिगर आ गए। ठीक है, अब मुझे अगर कस्टम ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो सी से होगा, कस्टम ऑब्जेक्ट्स ये रहा, इस पे क्लिक करो, पहले देख लो कौन से कस्टम ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर स्टैंडर्ड भी आते हैं। ठीक है, जी तो अब यहाँ पे आपको सिर्फ वो वाला चाहिए जो आपने क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल आपको कस्टमर चाहिए तो आप डाउनलोड कर लो, सारे मत कर देना, कस्टम ऑब्जेक्ट कभी भी मत करना सारे। जी ठीक है, एरर प्रोग्राम चाहिए, एरर चाहिए, एग्जाम चाहिए, इनवाइस लाइन आइटम चाहिए, इनवाइसेस हो चुका है, लोकेशन चाहिए। ठीक है, पेमेंट चाहिए, प्रोग्राम चाहिए, पब्लिक फाइल लिंक्स, रिफंड, बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट आपको चाहिए आप बस यहाँ पे जाते जाओ, डाउनलोड पे क्लिक करते जाओ, वो डाउनलोड करता जाएगा आपके लिए। और जी दिखेगा कहाँ, सेम एक्सप्लोरर पे जाओ, और अब यहाँ पे देखो क्लासेस तो हमने डाउनलोड नहीं करी थी पर हमने ट्रिगर करे थे, इसलिए ट्रिगर, ट्रिगर से पहले ऑब्जेक्ट्स देख लो, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमने डाउनलोड करे थे यहाँ पे दिख रहे हैं आप। जी ठीक है, उसके बाद ट्रिगर्स ये देखो यहाँ पे सारे के सारे ट्रिगर्स दिख रहे हैं। ठीक है, और हमने ईमेल टेम्पलेट डाउनलोड किया था, तो ईमेल, इसके अंदर फोल्डर, जो आपका फोल्डर है ना, जी फोल्डर के अंदर वो टेम्पलेट्स जो हमने डाउनलोड किया। जी ठीक, हम्म, तो बेसिकली आपको सारा का सारा कुछ दिख जाएगा इजीली, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक, जी तो ये आप ऐसे VS कोड को, मतलब बहुत कुछ है VS कोड में, बस सिर्फ इतना बता दिया कि इससे हमारा काम चल जाए। जी अभी भी कोई क्वेश्चन है? नहीं भैया। कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं।